हेलो बच्चों, होपफुली लास्ट का जो वीडियो लेक्चर है वो आपके समझ में आया होगा। अब हम आगे का एक वीडियो लेक्चर लेके आए हैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है। तो आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। चलिए अब हम निकालते हैं पहले पॉइंट चार्ज के द्वारा। पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी पी पॉइंट पे। लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने बताया था। यहाँ पे थोड़ा सा हम वेक्टर फॉर्म के टर्म्स में बात करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म के टर्म्स में बात करेंगे। तो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा। अब मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, स्पेस में, और आपको इस पॉइंट चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। जाहिर सी बात है, स्पेस में अगर ये पॉइंट चार्ज है तो सबसे पहले एक इसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। हमने पीछे के लेक्चर्स में आपको पोजीशन वेक्टर की जानकारी दी है। तो इसका पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे एक्स वाई जेड, करेक्ट। इसका पोजीशन वेक्टर कुछ ओरिजिन से ले लेते हैं आर वेक्टर, ठीक है, और जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे पहले से ही मान लीजिए कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। जब भी आपको किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो अपने दिमाग में ये बात रख लीजिए कि वहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लेते हैं रखा हुआ, अपने दिमाग में इमेजिनरी वो सोच लीजिए। अब इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर कितना होगा, आर नॉट वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, ओरिजिन से एक लाइन खींचते हैं और एरो ऐड कर दें, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। इसकी पोजीशन आर नॉट वेक्टर से बताई गई, इसकी पोजीशन आर वेक्टर से बताई गई। अब हम क्या करते हैं, हमको पी पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब हम एक वेक्टर और बनाते हैं जो कि क्यू से पी को ज्वाइन करता हुआ है। एक वेक्टर ये बनाया, ठीक है। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, हमने आपसे पहले पिछली क्लास में भी बताया था। इस पी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ये वाला चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये रिपल्सिव फोर्स इसी डायरेक्शन की होगी, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव नेचर की होगी, रिपेल करेगी, फोर्स इस डायरेक्शन की लगेगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। माने इस पी पॉइंट पे अब ऐसा समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन की है, उस डायरेक्शन की। क्लियर। अब मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग ले लेते हैं आर डैश वेक्टर। क्या ले लेते हैं, आर डैश वेक्टर। आर डैश वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये रही क्यू से पी की तरफ, ये देखिए आर डैश वेक्टर। आर डैश वेक्टर के अलोंग ही हम लोग क्या ले लेते हैं, एक आर डैश कैप, एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए। चलिए, इस चार्ज के द्वारा पी पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज। वो टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इस पर फोर्स पहले कैलकुलेट कर लिए। फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, फोर्स 1/4πε0, क्लियर। क्यू नॉट अपॉन, इनके बीच की दूरी कितनी है, आर डैश वेक्टर का स्क्वायर, ठीक, और आर डैश कैप क्या बताने लगा, डायरेक्शन किसकी, फोर्स की। इस क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन की लग रही है, इस डायरेक्शन की लग रही है, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है, क्यू से पी डायरेक्शन है। अब आपको ये मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज, ठीक है। ये चार्ज टेंस टू जीरो लिया जाता था, तो ये चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं टेंस टू जीरो की तरफ है, ठीक है, टेंस टू जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए फोर्स निकाली 1/4πε0, क्लियर। क्यू नॉट अपॉन मॉड आर डैश का स्क्वायर इंटू आर डैश कैप
डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, क्यू नॉट कट गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आई, देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा कितनी आई, E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, R डैश का स्क्वायर, ठीक है, इनटू R डैश कैप। क्लियर बात समझ में आई। जहां पे R डैश कैप डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, R डैश कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन। R डैश कैप की डायरेक्शन क्या है, ये, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, वही तो R डैश वेक्टर डायरेक्शन दिखा रहा है। देखिए R डैश कैप डायरेक्शन इधर ही दिखा रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहां पे, P पॉइंट पे। अब आप हमको ये बताइए R डैश को क्या लिख सकते हैं, R डैश को क्या लिख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब सेम सेंस वेक्टर को जोड़ दें, इज इक्वल्स टू अपोजिट सेंस वेक्टर। देखिए ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर विल बी इक्वल्स टू दिस वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने ये समझाया आपको। तो आप लिख सकते हैं R वेक्टर प्लस R डैश वेक्टर इक्वल्स टू R नॉट वेक्टर। क्लियर। तो यहां से लिखा जा सकता है R डैश वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, R नॉट माइनस R वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो R डैश कैप को क्या लिख सकते हैं, R नॉट माइनस R वेक्टर अपॉन R नॉट माइनस R वेक्टर का मॉड। कैसे, R कैप को लिखा जा सकता है R वेक्टर अपॉन कोई भी वेक्टर को, कोई वेक्टर ले लीजिए, R वेक्टर जरूरी नहीं है, A कैप निकालना है आपको, ठीक है। इस वेक्टर का क्या निकालना है, कैप निकालना है, माने यूनिट वेक्टर। तो A वेक्टर अपॉन मॉड A वेक्टर, दिख रहा है आपको। तो यहां पे वही किया गया है, ठीक है। बस आप R डैश वेक्टर को क्या लिख सकते थे, देखिए R डैश वेक्टर अपॉन मॉड R वेक्टर लिख सकते थे, R डैश वेक्टर अपॉन मॉड R वेक्टर। तो देखिए R डैश वेक्टर हमने ये निकाला, ठीक। तो R डैश वेक्टर की जगह पे ये पुट कर दिया, देखिए R डैश वेक्टर की जगह पे ये पुट कर दिया। मॉड R डैश वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, R नॉट माइनस R वेक्टर। तो माने R डैश कैप को क्या लिखा जा सकता है, यहां बोलिए R डैश कैप को क्या लिखा जा सकता है, ये पूरा टर्म लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बदल देते हैं, यहां से बदलेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए। दैट इज E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। Q अपॉन मॉड R नॉट माइनस R वेक्टर, R माइनस R नॉट वेक्टर अपॉन, यहां स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहां पे R माइनस R नॉट वेक्टर लिखा जा सकता है मॉड के अंदर। ये भी मॉड के अंदर, ये भी मॉड के अंदर है। तो E वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R नॉट माइनस R वेक्टर का क्यूब, ठीक है। और यहां पे ये क्या बता रहा है, R माइनस R नॉट वेक्टर। ये हमने कुछ वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में, माने पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में दर्शा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो ये देखिए Q R माइनस R नॉट बाई R नॉट माइनस R स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ चीजें आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जान लीजिए, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट, ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी P दूरी पे, P पॉइंट पे निकालनी है, जो कि कितनी दूरी पे है, R दूरी पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे बताया जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। खाली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इस फॉर्मूले से बताया जाएगा। क्लियर। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे जैसे आप डिस्टेंस आगे जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आपका ग्राफ इनवर्स स्क्वायर लॉ से दर्शाया जाएगा। आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए E और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ, जहां पे ये क्या है, डिस्टेंस। क्लियर बात समझ में आई। तो आपका ग्राफ कुछ 1/r स्क्वायर के टर्म्स में बताया जाएगा। तो ग्राफ ऐसा बनेगा।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री का मतलब हमने पिछली क्लास में सिमेट्री बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कोई पॉइंट चार्ज है, अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पूरे स्फीयर पे कांस्टेंट होगी। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा सिमेट्री कैसी होती है, स्फेरिकल सिमेट्री लाई करती है, माने इस पूरे स्फीयर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। इस पूरे स्फीयर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज तो सेंटर पे रखा है। तो इसका अगर इस स्फीयर के रेडियस की बात करेंगे तो मान लेते हैं इसका रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये पूरा 2 सेंटीमीटर पूरे स्फीयर पे होगा ना, ठीक है। तो उस पूरे सिंस रेडियस तो पूरा कांस्टेंट है पूरे स्फीयर पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है, देखिए सेंटर से इस स्फीयर की दूरी रेडियस है जो कि पूरे स्फीयर के लिए कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूरे स्फीयर पे क्या होगी, कांस्टेंट। फिर जब आप अगले स्फीयर पे जाएंगे, ठीक है, तो अगले स्फीयर पे आप नोटिस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई है। इस स्फीयर पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट थी, अगले स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई है और पूरे स्फीयर पे कांस्टेंट है। एग्जांपल, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है इस स्फीयर पे, तो इस पूरे स्फीयर पे 10 न्यूटन पर कूलम होगी, ठीक है। पॉइंट चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो वो स्फेरिकली क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो स्फेरिकल सिमेट्री, पूरे स्फीयर पे 10 न्यूटन पर कूलम है, बाई चांस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब देखिए ये पॉइंट चार्ज से दूरी बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट के कितनी हो गई, 7 न्यूटन पर कूलम। तो इस पूरे स्फीयर पे 7 न्यूटन पर कूलम होगी, ठीक है, 7 न्यूटन पर कूलम होगी। ऐसे आप स्फीयर बढ़ाते जाइए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी पर वो पूरे स्फीयर के लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो उसको स्फेरिकल सिमेट्री बोलते हैं। पॉइंट चार्ज के द्वारा स्फेरिकल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। चलिए, ये तो बात हो गई पॉइंट चार्ज के द्वारा, ठीक है, ये बात हो गई पॉइंट चार्ज के द्वारा। अब अगर हम आपसे ये बोलें कि हमारे पास ढेर सारे चार्ज का मतलब डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है हमारे पास, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, या फिर बुक में इसी की हेडिंग जो बताती हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। एक तरह से आप कह सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है, समझ रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात की गई है। माने अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस टॉपिक का ये कहने का मतलब है कि अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ढेर सारे चार्जेस अगर रखे हैं सराउंडिंग में, तो किसी एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ढेर सारे चार्जेस के द्वारा, ठीक है। तो चलिए निकालने चलते हैं। इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्क्रीट का मतलब समझा देते हैं भैया, ये देखिए। अब अगर आपसे बात ये बोले कि यहां पे कोई चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है Q1, ठीक है, एक चार्ज कोई है यहां पे Q2 स्पेस में, ठीक है, स्पेस में एक चार्ज ये रहा Q1 Q2, एक चार्ज ये है Q3, एक चार्ज ये है Q4, ठीक है, एक चार्ज ये है Q5। ऐसे मान लेते हैं ढेर सारे चार्जेस मौजूद है, ठीक है, ढेर सारे चार्जेस हैं। अभी अपने सिर्फ समझाने के लिए हमने 5 चार्ज लिया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे n चार्जेस आप ले सकते हैं, ढेर सारे चार्जेस स्पेस में। इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस P पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इस P पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऐसे n चार्जेस हैं, तो सारे चार्जेस के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं मौजूद, बिल्कुल सभी चार्ज अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे नेट फील्ड कितनी होगी, नेट फील्ड कितनी होगी इस P पॉइंट पे, इस चार्ज के द्वारा
पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं E1 वेक्टर। इस चार्ज के द्वारा कितनी होगी E2, इस चार्ज के द्वारा कितनी होगी E3, ठीक है, और इस चार्ज के द्वारा कितनी होगी E4, इस चार्ज के द्वारा कितनी होगी E5। तो अगर हमको P पॉइंट पे नेट फील्ड निकालनी है तो सारे चार्जेस के द्वारा नेट फील्ड का वेक्टर सम, नेट फील्ड कैसी निकलेगी, वेक्टर सम कर दें। ये वेक्टर सम किया है, ठीक है, वेक्टर सम किया है। वेक्टर जैसे जुड़ते हैं वैसे जोड़ा जाएगा, वेक्टर जैसे जुड़ते हैं वैसे जोड़ा जाएगा। सिंपली ये नहीं जोड़ा जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। जैसे वेक्टर जुड़ते हैं वैसे जुड़ेंगे। तो वेक्टर सम, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा सबका वेक्टर सम नेट फील्ड बताएगा इस पी पॉइंट पे, नेट फील्ड बताएगा इस पी पॉइंट पे। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। आसान तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप इनके पोजीशन वेक्टर भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, पर हम पोजीशन वेक्टर मार्क करके नहीं करना चाहते। चलिए अब नेट फील्ड हमको निकालनी है पी पॉइंट पे। मान लेते हैं ऐसे हमारे पास n चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, यहां पे कोई Qi चार्ज ले लें और मान लेते हैं nth चार्ज तक है, n चार्जेस है। क्लियर बात समझ में आई? n चार्जेस है हमारे पास और उस n चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये P पॉइंट, ये Q1 चार्ज से P की दूरी कितनी ले लें, एक वेक्टर बनाए, ये वेक्टर की ये डायरेक्शन ले लें, इसको R1 वेक्टर ले लें। अभी देखिए Q1 का आप पोजीशन वेक्टर भी बना सकते थे। पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए क्या होगा, 0, 0, 0, इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं ओरिजिन से, इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से बनाते हैं आप। यहां पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, ले लेते हैं आप R वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे सबका पोजीशन वेक्टर भी बनाया जा सकता है, पर वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेट करेगा। यही सेम चीज हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने फोर्स के लिए पीछे बताया है लेक्चर में, पोजीशन वेक्टर मार्क करके। तो वो लेक्चर देख लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि पोजीशन वेक्टर मार्क करके कैसे किसी पी पॉइंट पे नेट वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर नहीं मार्क करेंगे, आसान सा मेथड फॉलो करते हैं जो कि अप्लाई आसानी से हो पाए। तो अगर हम आपसे बोलें कि इस चार्ज से यहां की दूरी कितनी हो गई R1, तो हमने एक R1 वेक्टर बना दिया। इस चार्ज से यहां की दूरी हम कितनी मान लें, R2, ठीक है, तो R2 वेक्टर बन गया, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी हम कितनी ले लें, R3, तो R3 वेक्टर बन गया। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी ले लें, R4 वेक्टर, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी हम कितनी ले लें, ये दूरी R5 वेक्टर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी ले लें, Ri वेक्टर, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी ले लें, Rn वेक्टर, ठीक है। तो ये दूरी R1, R2, R3, R4, R5, Ri और Rn। क्लियर बात समझ में आई? चलिए फिगर बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया तो 1-2 चार्ज लेके करते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2, ऐसे n चार्जेस हैं। ये कोई चार्ज है Qi और ये कोई चार्ज है Qn, ऐसे n चार्जेस की बात की गई है, ठीक। P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो Q1 चार्ज के द्वारा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपको पहले ही बताया था। ये सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, देख लीजिए सारे चार्ज पॉजिटिव हैं। इस चार्ज के द्वारा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग ही होगी, ठीक है। तो हमने आपसे बताया था जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो वहां पे क्या मान लीजिए, एक पॉइंट चार्ज। तो वो पॉइंट चार्ज कैसा होगा, टेस्ट चार्ज जैसा। तो आप अपने दिमाग में एक इमेजिन कर चुके हैं कि यहाँ एक टेस्ट चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज फोर्स इस डायरेक्शन में झेलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, E1 वेक्टर इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इसके द्वारा इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स भी तो उसी डायरेक्शन में लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो फोर्स की डायरेक्शन वही फील्ड की डायरेक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये देखिए, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में,
E2 वेक्टर ith चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, जरा ith चार्ज को जोड़िए, ये ith चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। ith और nth चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, nth चार्ज ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की nth चार्ज के द्वारा ये डायरेक्शन होगी। अब ये दूरी हम लोग ले चुके हैं r2 वेक्टर, ये दूरी कितनी है r1 वेक्टर, और ये दूरी कितनी है ri वेक्टर, ये दूरी कितनी है rn वेक्टर। हमने बार बार आपको बताया डायरेक्शन बताने के लिए कौन होता है, यूनिट वेक्टर। तो इसका r1 का यूनिट वेक्टर कितना ले लें, r1 कैप। सिमिलरली r2 का कितना ले लें, r2 कैप। i का कितना ले लें, ri कैप, और rn का कितना ले लें, rn कैप। अब ये r1 कैप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है कि नहीं, देखिए यहां पे ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की P पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है, ये देखिए पेन की जो निप ये है पॉइंट है, ये देखिए पेन का जो पॉइंट जिधर डायरेक्ट कर रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी E1 पे। तो E1 पे ये डायरेक्शन है, सॉरी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, तो पेन का क्या है पॉइंट है उस डायरेक्शन में। और यही देखिए R1 कैप का भी तो यही डायरेक्शन है, क्लियर। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही R1 कैप की डायरेक्शन है। सिमिलरली R2 कैप, देखिए R2 कैप की ये डायरेक्शन है, R2 कैप की ये डायरेक्शन, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन। तो ये जो हमारे कैप हमने लिया हुआ है यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं, कहां पे, P पॉइंट पे, ठीक है। तो चलिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4πε0 Q1 बाई कितना होगा R1 मॉड वेक्टर का स्क्वायर इंटू R1 कैप, क्लियर। सिमिलरली E2 वेक्टर का कितना होगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 मॉड का स्क्वायर अपॉन R2 कैप, क्लियर। डैश 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 ith के लिए निकाल ले, मॉड EI 1/4πε0 QI अपॉन RI वेक्टर मॉड का स्क्वायर इंटू RI कैप। सिमिलरली nth का निकाल ले, डॉट 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 कहां तक, nth वेक्टर का कितना होगा। अच्छा ये मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी ऐड हो गई ना, ठीक। तो ये मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है, ये वेक्टर बता रहा है, E1 वेक्टर E2 वेक्टर के टर्म्स में बता रहा है, क्योंकि डायरेक्शन भी बताई जा रही है। तो 1/4πε0 Qn अपॉन Rn मॉड का स्क्वायर वेक्टर Rn वेक्टर, ठीक है। तो आपको इस P पॉइंट पे इसके द्वारा भी फील्ड, इसके द्वारा भी फील्ड, इसके द्वारा भी फील्ड, इसके द्वारा भी फील्ड, सबकी फील्ड का वेक्टर सम कितना होगा, E नेट वेक्टर। तो नेट फील्ड आपको इस पॉइंट पे मिल जाएगी, P पॉइंट पे टोटल फील्ड, नेट फील्ड कहने का मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं E नेट वेक्टर कितना होगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 मॉड वेक्टर का स्क्वायर R1 कैप 1/4πε0 E2 वेक्टर कितना होगा Q2 अपॉन R2 मॉड वेक्टर का स्क्वायर R2 कैप। ये डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की R2 E1, R1 क्या बता रहा है, R1 कैप डायरेक्शन E1 की बता रहा है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की बता रहा है। तो वेक्टर सम कर रहे हैं, वेक्टर सम, ये डायरेक्शन बताने का मतलब हम ये वेक्टर सम कर रहे हैं, ठीक है। प्लस डॉट 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 ऐसे nth वेक्टर की, ith वेक्टर की बात करें तो ith वेक्टर कितना है 1/4πε0 QI अपॉन RI मॉड का स्क्वायर RI कैप प्लस डॉट 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 प्लस nth के लिए 1/4πε0 QN अपॉन RN मॉड वेक्टर का स्क्वायर इंटू RN कैप, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे कौन कौन से टर्म रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से। रिपीट कौन से हो रहे हैं 1/4πε0 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो
अब यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, इतना बड़ा लिखने की बजाय शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, ठीक है। n चार्जेस के लिए बात की गई है तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी 1/4πε0 समेशन i1 से लेकर के n तक, ठीक है। अब देखिए ये वाला टर्म चेंज हो रहा है, देखिए सब में चेंज हो रहा है कि नहीं, ये वाला टर्म भी चेंज हो रहा है और ये वाला टर्म भी चेंज हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, बिल्कुल देख लीजिए आप, हो रहा है ना। चलिए अब जब टर्म चेंज हो रहा है तो यहां पे क्या लिखा जा सकता है, QI/RI मॉड के अंदर वेक्टर इंटू RI कैप। ये जो RI कैप है, ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको अगर I की वैल्यू 1 रखेंगे, I की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको पहला टर्म मिलेगा। ये समेशन का मतलब क्या है, समेशन का मतलब क्या है कि आप जब 1 रखिए तो पहला टर्म मिले, फिर प्लस करिए, इसका मतलब है आगे बढ़िए, जब I की वैल्यू 2 रखिए तो प्लस करिए फिर 2 रखिए, ठीक है। जब I की वैल्यू 3 रखिए तो प्लस करिए R3 का टर्म रखिए, ऐसे करते करते nth टर्म जोड़ लीजिए आप। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसी को दर्शाने का एक शॉर्ट फॉर्म। तो नेट फील्ड हमको P पॉइंट पे मिल गई। एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक तरह से यही कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, माने एक सिंगल पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, और किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, तो इन सारे चार्जेस के द्वारा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगी, वेक्टर सम से कैलकुलेट होगी, वेक्टर सम से, ठीक है। तो आपको उसका P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकालनी है, तो सब चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम। अच्छा, डिस्क्रीट सिस्टम क्या था, ये भी बता दें आपको। मान लेते हैं कि आपके पास एक चार्ज यहां है, ठीक है, और दूसरा चार्ज आपके पास यहां है, तीसरा चार्ज आपके पास यहां है, चौथा चार्ज आपके पास यहां है, पांचवा चार्ज आपके पास यहां है। तो देखिए चार्जेस में डेफिनेट दूरियां है कि नहीं, कुछ दूरी पे चार्जेस पड़े हैं कि नहीं। आपकी जो नेकेड आई है वो ये बता पा रही है कि दो अलग अलग चार्ज है और कुछ दूरी पे रखे हुए, ये दोनों चार्ज अलग दूरी पे हैं, दोनों चार्ज अलग दूरी पे हैं, दोनों चार्ज अलग दूरी पे। आपकी नेकेड आई क्लियर बता पा रही है कि दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन है, चार्जेस दूर दूर रखे हैं, डिस्क्रीट रखे, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आप कोई एक बॉडी ले लीजिए, इसके अंदर बाई चांस मान लेते हैं कि इन्फिनाइट चार्ज है, अनगिनत चार्ज, इन्फिनाइट चार्ज ना बोलिए, n चार्जेस है, बहुत ढेर सारे चार्जेस है, बहुत ढेर सारे चार्ज हैं इसके अंदर, और इतने ढेर सारे चार्ज हैं, इतने ढेर सारे चार्ज हैं कि जो आपकी नेकेड आई है वो दो चार्ज के बीच की जो सेपरेशन है उसको पहचान नहीं पा रही। मतलब दो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो आपकी नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट किसको बोलते हैं, जब आप चार्जेस को अलग अलग सेपरेट डिस्टेंस पे देख पाते हैं। ये चार्ज इससे अलग डिस्टेंस पे है, ये चार्ज इससे अलग डिस्टेंस पे, ये नेकेड आई से आप क्लियर डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। पर अगर आपको किसी बॉडी के अंदर चार्जेस इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि दो चार्ज के बीच की जो सेपरेशन है, दो चार्ज के बीच की जो सेपरेशन है वो आप यहीं पे देखिए, चार्जेस इतनी बगल बगल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आपकी जो नेकेड आई है, नेकेड आई वो असमर्थ है कि दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन वो देख पाए। तो ऐसा लगता है दो चार्जेस अलग अलग होने की बजाय चार्जेस पूरी बॉडी में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं चार्ज का। जब आपकी नेकेड आई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती दो चार्ज के बीच का सेपरेशन। तो ऐसे यहाँ पे अनगिनत चार्ज है, तो वो अनगिनत चार्ज कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उनके बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत मिनिमम है। आपकी नेकेड आई उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही। माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे तब आप पहचान पाएंगे कि दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन है।
ठीक है। तो इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जब आपकी नेकेड आई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती कि दो चार्ज के बीच में सेपरेशन है, ठीक है। और यहां पे जब आपके दो चार्ज के बीच में सेपरेशन साफ साफ पता चलती है और आपकी नेकेड आई क्लियर डिस्टिंग्विश कर पाती है कि दो चार्ज कुछ उचित दूरी पे रखे हैं, ठीक है, तो उसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा किसी पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने का तरीका आपको बताया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, अगर चार्जेस कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस बॉडी में, उसके द्वारा आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो आप इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नहीं निकाल पाएंगे। उसका मेथड हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको आगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे। ये मेथड कहां अप्लाई करेंगे, जब चार्जेस डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, मतलब आपकी नेकेड आई ये देख पा रही है कि चार्जेस दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट है, तो एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां, चार्जेस के बीच का सेपरेशन नेकेड आई देख पा रही है, तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए आपको किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, तो आप क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर दीजिए और नेट फील्ड निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये मेथड है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अगर किसी बॉडी के अंदर चार्जेस कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होंगे अगर, तो इस मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालेंगे। अब बताने जा रहे हैं आपको कैसे आप उसको कैलकुलेट। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल के साथ आए हैं, एक नया न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल बहुत आसान है। चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल के लिए। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बोर्ड पॉइंट से भी बात कर सकते हैं और बोर्ड में वैल्यू रख के पुट करने वाले न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज, एक चार्ज है, ठीक है, 10 to the power minus 6 coulomb is 1.5 into 10 to the power minus 5 Newton. Find the magnitude of the electric field at the position of position charge. कहने का मतलब ये है कि कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है P, ठीक है, इस पॉइंट पे चार्ज रखा है 10 to the power minus 6 कूलम का, ठीक, 10 to the power minus 6 कूलम का चार्ज इस P पॉइंट पे रखा है। इस P पॉइंट पे ये जो चार्ज है ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। मान लेते हैं फोर्स की कुछ डायरेक्शन ले लेते हैं अपने से ही, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10 to the power minus 5 न्यूटन, ठीक। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो सोर्स चार्ज के द्वारा बनती है, ये कोई सोर्स चार्ज होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, ठीक है, और सोर्स चार्ज ही इस पर फोर्स लगा रहा होगा। ये टेस्ट चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। क्लियर बात समझ में, इस पर फोर्स कितनी लग रही है, इतनी, और ये टेस्ट चार्ज है, बहुत स्मॉल है, सोर्स चार्ज बड़ा होता है। तो हमको सोर्स चार्ज के बारे में कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं दी, तो हमको मतलब भी नहीं है सोर्स चार्ज से। बस हमको ये बताना है कि अगर ये टेस्ट चार्ज इतनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इस सोर्स चार्ज की फील्ड कितनी होगी। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर। आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स दे रखी है, देखिए फोर्स कितनी है, 1.5 इंटू 10 to the power minus 5 न्यूटन। चार्ज की वैल्यू दे रखी है 10 to the power minus 6 कूलम। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है, फोर्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाई चार्ज। चार्ज यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज यहाँ पे ये जो पी पोजीशन पे पड़ा है यही तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो एक्सपीरियंसिंग चार्ज क्या हो गया, क्यू। वैल्यू पुट कर दीजिए 1.5 इंटू 10 to the power minus 5 न्यूटन अपॉन 10 to the power minus 6। कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 1.5 इंटू 10, ये ऊपर जाएगा तो 10 बचेगा खाली, कितना हो गया, 15 न्यूटन पर कूलम। 15 न्यूटन पर कूलम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। दैट इज इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आई, 15 न्यूटन पर कूलम। ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल को थोड़ा अपने ऊपर करते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, चलिए बच्चों अब
एक नया न्यूमेरिकल फिर से लेके आए हैं, और ये न्यूमेरिकल कुछ ठीक है, आपका थोड़ा सा जनरल अप्रोच पे न्यूमेरिकल है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझा देंगे। ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम एंड हैविंग ए चार्ज 4.9 इंटू 10 टू द पावर, चार्ज दे रखा है, मास दे रखा है। मास कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम को केजी में बदल लीजिए, केजी में बदलेंगे कितना आएगा? 0.1 केजी। चार्ज दे रखा है, चार्ज की वैल्यू लिख लीजिए गिवन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4.9 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम, ये 4.9 बता रहा है, ठीक है। इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड दे रखी है 0, इनिशियल स्पीड कितनी है? 0, ठीक है। इन ए रीजन वेयर द हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, पहला ये निकालना है, अभी समझाते हैं। व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल, बॉल की पाथ बतानी है। वेयर विल बी द बॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद बॉल कहां पे होगी। तो चलिए क्वेश्चन समझाते हैं पहले आपको। मान लेते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इतने रीजन में जो है, इतने रीजन में हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक। और उसके बाद दे क्या रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मास है, एक मास, ये पूरा रीजन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? हॉरिजॉन्टल। देखिए ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हुई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनाती। एक मास है m, क्लियर। इस मास की इनिशियल स्पीड इन्होंने दे रखी है 0, अभी मास की इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। अब जाहिर सी बात है कि मास का एक वेट नीचे काम करेगा m इंटू जी, क्लियर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस मास पर फोर्स लगाएगी, इस मास पर फोर्स लगाएगी। क्यों फोर्स लगाएगी? क्योंकि ये मास के पास चार्ज है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 4.9 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। ये देखिए इस मास के पास चार्ज, जब चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, लगाएगी बिल्कुल। इस चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इस चार्ज पर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन यही बोलने में लगा है कि एक मास है जिसकी इनिशियल स्पीड 0 है, और इस मास को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। मास का वेट नीचे काम करेगा, इस मास के पास चार्ज है, तो इस चार्ज पे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों लगाएगी बता देते हैं आपको, क्वेश्चन यही बोल रहा है, यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और आपने कोई चार्ज लिया है, ये कोई चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझ लीजिए, हर जगह ये कंसेप्ट काम आएगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स और उस डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में फील्ड है। मतलब ये वाली जो फील्ड है, इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी, उसी डायरेक्शन में लगाएगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता, यही चार्ज क्या होता? नेगेटिव होता, और इसी फील्ड में रखा गया होता, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होता नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती, वो ऑपोजिट टू द फील्ड लगाती। हमेशा याद रखना है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज पर ऑपोजिट टू द फील्ड फोर्स लगाती है। फील्ड इस डायरेक्शन में है, देखिए फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स जो लग रही है वो ऑपोजिट टू द फील्ड लग रही है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, किसके द्वारा?
इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है चार्ज पे वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, देख लीजिए चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो चार्ज पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगी, लगेगी कि नहीं। अब सबसे पहला टर्म क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल। ये जो बॉल है जिसपे जिसका मास दिया है और चार्ज दिया है, इस बॉल पे, ठीक है, इस बॉल पे आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स, नेट फील्ड निकालनी है, दैट इज नेट फोर्स निकालनी है, सॉरी नेट फील्ड नहीं, नेट फोर्स निकालनी है। नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन लगाएंगे, इसकी टिप से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, इसकी टिप से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, इसकी टिप से इसके पैरेलल एक लाइन खींची और इसकी टिप से इसके पैरेलल एक लाइन खींची। ये कटिंग पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर बना लिया, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, एफ नेट वेक्टर, इसी को आप क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। इसी रिजल्टेंट वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, समझ रहे हैं बात को, इसी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और साथ में इसी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन यही बोल रहा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन पहले पार्ट में ही कैलकुलेट करनी है। दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल, मतलब अगर एक फोर्स तो ये लग रही है, दूसरी फोर्स तो ये लग रही है, इस बॉल पे दो फोर्स लग रही है कि नहीं, साइमल्टेनियसली दो फोर्स लग रही है, ठीक है। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में बॉल पे, ठीक है, तो इसकी पाथ क्या होगी, इस बॉल की पाथ कैसी होगी, दूसरे पार्ट में ये निकालना। और तीसरे पार्ट में ये बोल रहा है कि अगर 2 सेकंड तक बॉल इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में, तो बॉल इस डायरेक्शन में मूव करेगी, बॉल इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो 2 सेकंड बाद बॉल की डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, बॉल की डिस्प्लेसमेंट पर 2 सेकंड बाद बॉल यहां से कहां पे होगी, यहां पे होगी, यहां पे होगी, कितनी दूरी पे होगी, इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पे होगी, डिस्प्लेस कितनी होगी। सी पार्ट में वही निकालना है, वेयर विल बी द बॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। चलिए निकालने चलते हैं, क्वेश्चन समझ गए हैं। गिवन पार्ट हमने लिख दिया है, गिवन क्या है इसमें, ठीक है। चलिए अब अगर आपसे बोला जाए, सबसे पहला पार्ट है नेट फोर्स, नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, ये गिवन है, तो सबसे पहले कौन सी फोर्स कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लग रही है, Q इंटू ई, ये कहां से आया, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स बाई चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो उसको टेस्ट चार्ज ही मान ले, जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो टेस्ट चार्ज होता है ना, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो F बाई क्यू, तो वहीं से क्या लिखा जा सकता है, Q उधर भेज दें, दैट इज Q इंटू ई इक्वल्स टू F, यही तो बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड की खाली बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ही लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है, देख लीजिए, तो Fe फोर्स कैलकुलेट हो गई, कितनी आ रही है, चार्ज भी दिया है 4.9 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर 4 दे रखी है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9.8 आएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 होने का मतलब 10 से डिवाइड कर दें, तो फोर्स कितनी हो गई, 0.98 न्यूटन। ये आपकी क्या कैलकुलेट होके आई, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट होके आई। चलिए अब हम कौन सी फोर्स कैलकुलेट कर दें, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। वजन दिया है, मास दिया है, देखिए 0.1 kg। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट होगी, Fg इज इक्वल्स टू m इंटू जी, मास कितना दिया है 0.1 kg इंटू 9.8, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कितनी आ रही है 0.98 न्यूटन। क्लियर। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कोसाइन रूल। अब दो वेक्टर्स दिए,
एफ ई वेक्टर और क्या एम जी भी क्या है, फोर्स है। एम जी भी क्या है, फोर्स है। कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में, ग्रेविटी बोलते हैं जिसको, ग्रेविटी भी तो क्या है, फोर्स है। तो यहां पे नेट फोर्स निकालने के लिए कौन सा कोसाइन रूल अप्लाई कर देंगे। कोसाइन रूल कैसे लगेगा, एफ ई मॉड का स्क्वायर प्लस एफ जी मॉड का स्क्वायर प्लस 2 एफ ई एफ जी कॉस। अब यहां पे जो एंगल लेंगे वो दो वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे, एफ ई वेक्टर और एम जी वेक्टर। एम जी, एफ ई और एम जी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। देख लीजिए, तो यहां क्या रखेंगे, कॉस 90 डिग्री। कोसाइन रूल में हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल रखा जाता है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। देख लीजिए 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री रख दिया। एफ ई कितना है, अभी एफ ई कैलकुलेट किया, 0.98 का स्क्वायर प्लस 0.98 का स्क्वायर प्लस 0.98 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 0.98 इंटू 0.98 इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0। ये देखिए, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया कि नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो कितनी वैल्यू आएगी एफ नेट वेक्टर की, बोलिए। एफ नेट वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी एफ नेट वेक्टर मॉड के अंदर 0.98 का स्क्वायर प्लस 0.98 का स्क्वायर। 0.98 का स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लें, अंडर रूट 1 प्लस 1 बचेगा, दैट इज कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। ठीक है, दैट इज 0.98 अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, वो रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। वो नियर अबाउट आएगा 1.385 न्यूटन, या फिर लिख सकते हैं 1.4 न्यूटन। नियर अबाउट कितना, 1.385 न्यूटन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा, जो कि नियरली कितना होगा, 1.4 न्यूटन के करीब होगा। अच्छा, ये ये इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया नेट फोर्स का। अब डायरेक्शन के लिए एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, निकाल दें। देखिए, एंगल कैलकुलेट करने के लिए जरा सिचुएशन देख लीजिए। एफ ई फोर्स इधर है, एम जी फोर्स इधर है, दैट इज ग्रेविटी की नीचे की डायरेक्शन में है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दे रखा, और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में होगी। देख लीजिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब अगर हम एफ ई से एंगल ले लें अल्फा, आप एंगल इससे भी अल्फा ले सकते हैं, चाहे जिससे कर लीजिए, आपकी मर्जी। अगर आपने एंगल किससे लिया, अल्फा से एंगल लिया, अल्फा एंगल एफ ई से लिया, तब tan अल्फा इज इक्वल्स टू, जिससे एंगल लिया है एफ ई, ठीक है, साइन 90 डिग्री। दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, एफ ई जिससे एंगल लिया है एफ ई साइन 90 डिग्री अपॉन, ठीक है, अपॉन एफ जी प्लस जिससे एंगल लिया है उससे फिर कॉस 90। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। देखिए, ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, दैट इज बी प्लस ए कॉस थीटा बन गया। तो यहां पे इसी फॉर्मूले को हम लोग लेके चल रहे हैं। एफ ई साइन 90, एफ जी प्लस एफ ई कॉस 90। अब ये बताइए कॉस 90 कितना होता है, 0, साइन 90 कितना होता है, 1। ठीक, नीचे क्या बचेगा, एफ ई प्लस 0, देखिए दैट इज एफ ई बाई एफ जी। अब ये बताइए एफ ई और एफ जी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देख लीजिए, कुछ निकाला हमने, कितना है मैग्नीट्यूड, 0.98 न्यूटन। ठीक है, एफ ई एफ जी का मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं, बोलिए। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हो गई आपके मेरे ख्याल से। अब ये दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड, तो कट जाएगा, कट के क्या मिलेगा, 1। tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, tan अल्फा निकाल रहे हैं। tan अल्फा 1 कब होगा, जब अल्फा 45 डिग्री होगा। मतलब ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। मतलब नेट फोर्स जो है वो एफ ई से 45 डिग्री पे होगी।
अगर इन दोनों के बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है और रिजल्टेंट फोर्स 45 डिग्री इससे एंगल बना रही है, तो इससे भी कितना बनाएगी, 45 डिग्री बनाएगी, बाइसेक्टर लाइन होगी। तो रिजल्टेंट क्या है, बाइसेक्टर लाइन है। ठीक है, चलिए अगला पार्ट निकाल लेते हैं। अगला पार्ट क्या बोल रहा है, पाथ बताइए। बी वाले पार्ट में क्या बतानी है कि ये जो बॉल है इसका पाथ क्या होगा। पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि उस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रही है, तो बॉल कैसी जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन इसी डायरेक्शन में जाएगी, जाएगी कि नहीं। तो दूसरे पार्ट में आप क्या लिख सकते हैं, पाथ कैसी है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन अलोंग द नेट फोर्स, नेट फोर्स। क्लियर बात समझ में आई। दैट इज जो आपकी पाथ होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो नेट फोर्स के लाइन के अलोंग होगी, माने इसी लाइन के अलोंग सीधा बॉल चली जाएगी। ठीक है, तो बी वाला पार्ट समझ में आ गया, क्योंकि नेट फोर्स इधर लग रही है और स्ट्रेट लाइन में फोर्स लग रही है, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगी इसकी। तीसरा पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि 2 सेकंड बाद आपका पार्टिकल कहां पे होगा, मतलब 2 सेकंड बाद आपकी बॉल कहां पे होगी। तो इसका पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, और आपकी बॉल यहां है। इनिशियल स्पीड बॉल की कितनी है, 0। इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। अब बॉल इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो मान लेते हैं 2 सेकंड बाद बॉल कुछ इतनी दूरी तक पहुंची, इतनी दूरी तक पहुंची। ठीक है, ये मान लेते हैं कि कोई दूरी है, इस दूरी को हम लोग लेट कर लेते हैं r। ठीक है, इस दूरी को क्या कर लेते हैं r, जो कि क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हैं। अब पार्टिकल इस लाइन के लॉन्ग है। ठीक है, तो ये वाली लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाली लाइन क्या हो गई, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। क्लियर बात समझ में आई। अब पार्टिकल इस लाइन के अलोंग है, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। देख लीजिए, वर्टिकल माने वाई एक्सिस का भी डिस्टेंस कवर हो रहा है और एक्स एक्सिस का भी डिस्टेंस कवर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स का डिस्प्लेसमेंट, वाई का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मतलब आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। नेट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे जब बॉल इस डायरेक्शन के लॉन्ग मूव करेगी तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी कवर होगा और वाई एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट कवर होगा। एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी कवर करेगा, वाई एक्सिस की भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन कवर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लें, इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए क्या करेंगे, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इनिशियल स्पीड 0 दे रखी है, तो यहां पे S की बजाय x ले लें। x क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुआ, 2 सेकेंड में, हाफ। अब एक्सेलरेशन कितनी होगी, अब ये बताइए इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, इस पे Fe लग रही है कि नहीं, इस डायरेक्शन में Fe फोर्स है। तो Fe कैसे बताई गई, Fe इक्वल्स टू QE। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितनी लग रही है, QE। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो लग रही है एक्स एक्सिस के लिए, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, QE बाई m। तो यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के रख दें, QE बाई m। क्लियर बात समझ में आई आपके, बोलिए। और टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकंड पे निकालना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर रख दें। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 2 सेकंड बाद बताइए कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी बॉल की, तो t की जगह पे क्या रख दिया 2। तो यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो गई 1/2। q की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 4.9 इंटू 10 टू द पावर -5। e की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 4।
और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय मास कितना दे रखा है 0.1 kg। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट आएगी 19.6 मीटर। कैलकुलेट करके देख लीजिए कितनी आएगी 19.6 मीटर के अराउंड आएगी। ठीक है, बिल्कुल। ये तो आपकी एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये क्या हो गई आपकी एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब वाई डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर ली। अब इसी 2 सेकेंड में वो ऐसे मूव हो रहा है ना, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट आ गई 19.6 मीटर। साइमल्टेनियसली वो वाई डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर कर रहा है, तो वाई डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। चलिए वाई डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वाई डिस्प्लेसमेंट दैट इज, इसको क्या बोलेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर। इनिशियल स्पीड कितनी है 0, चाहे x एक्सिस के लॉन्ग हो चाहे y एक्सिस के लॉन्ग हो, इनिशियल स्पीड कितनी है 0। तो यहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। हाफ एक्सेलरेशन, अब नीचे जब ये जा रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी g के बराबर होगी, जो कि कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, नीचे की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स m इंटू जी। वर्टिकल डायरेक्शन में तो यही फोर्स लग रही है ना, m इंटू जी। तो एक्सेलरेशन 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 9.8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, कट गया 9.8, ये 2 हो गया। 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 19.6 मीटर। माने हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 19.6 और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 19.6। क्लियर बात समझ में आई? तो देख लीजिए जो हमने कैलकुलेशन के थ्रू निकाला है, हमने ये निकाला कि आपका जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में था, एक्स एक्सिस ये रहा और वाई एक्सिस ये रहा, हॉरिजॉन्टल ये रहा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये रहा। अगर बाई चांस आपका जो पार्टिकल है वो यहां से यहां तक की 19.6 मीटर की वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, साइमल्टेनियसली वो पार्टिकल आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 19.6 मीटर की करता है, तो आपका इन दोनों का कंबाइंड लेंगे। यहां एक वेक्टर ले लें 19.6 मीटर का, 19.6 मीटर का एक वेक्टर ले लिया और यहां पे भी 19.6 मीटर का एक वेक्टर ले लिया। अब क्या करेंगे, इसकी टिप से इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, इसकी टिप से इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, ये एक वेक्टर बनाइए, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इसी का हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, क्योंकि पार्टिकल तो इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है ना, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही कोसाइन का लॉ लगाते हैं। कोसाइन लॉ लगाने के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए अंडर रूट 19.6 का स्क्वायर प्लस 19.6 का स्क्वायर, करेक्ट। अब ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा 2 इंटू 19.6 इंटू 19.6, cos 90 कितना हो गया 0। तो ये टर्म पूरा क्या हो गया 0 हो गया, देख लीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको 19.6 का स्क्वायर प्लस 19.6 का स्क्वायर। क्लियर। 19.6 को क्या ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27.7 मीटर आएगा। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कितना आएगा 27.7 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल यहीं पे हम कैलकुलेट करके तीनों पार्ट आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़े। चलिए बेटा, ये आप लोगों का एक अगला न्यूमेरिकल हम डिस्कस कराएंगे, थोड़ा सा अलग हट के लीग से, और सिंपल न्यूमेरिकल है अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्या कहता है। ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास m दे रखा है। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास कितना दे रखा है m, ठीक। हैविंग ए चार्ज, इसी ब्लॉक के पास चार्ज भी है। ये चार्ज कितना बताया गया q, प्लस q चार्ज, इस ब्लॉक के पास प्लस q चार्ज।
इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ये आपका टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, ये स्मूथ है। स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, यहां कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो ये टेबल रखा है, उसके ऊपर एक मास है m, इसके पास चार्ज है +q, ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। इज कनेक्टेड टू ए वॉल थ्रू एन अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। ये एक स्प्रिंग के साथ अटैच है। अभी स्प्रिंग स्ट्रेस्ड नहीं है, स्ट्रेस्ड मतलब एलोंगेट नहीं है, एलोंगेट माने खिंचा हुआ नहीं है, नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है, शोन इन फिगर। ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू द स्प्रिंग इज स्विच्ड ऑन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई E इस डायरेक्शन में, पैरेलल हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और पैरेलल है, ठीक है, स्प्रिंग के पैरेलल है। क्लियर बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में अप्लाई की गई। अब पूछ रहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग SHM ऑफ द ब्लॉक। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए ओवरऑल क्या कह रहा है। एक मास है m, उस पर चार्ज है q, एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है मास, ये वॉल है, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ठीक, और ये जो मास है ये टेबल के ऊपर रखा है, टेबल में कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं। पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो मास है वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स झेलेगा, झेलेगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा कि नहीं? नीचे वाली कंडीशन में स्प्रिंग क्या होगा? देखिए स्ट्रेच होगा, स्प्रिंग देखिए स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच होके आगे जाएगा, आगे जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। अब इन्होंने ये पूछा कि ये मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालिए। नॉर्मल स्टेट में तो यहां था, ठीक है, और वो यहां से मैक्सिमम, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगी तो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दे, स्विच ऑफ कर दे, हटा दे, तो जैसे ही छोड़ेंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, करेगा कि नहीं? बिल्कुल सिंपल SHM करना शुरू करेगा। तो उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन है, ठीक है, तो आप बताइए ये मैक्सिमम कितनी दूरी तक जाएगा? यहां से मैक्सिमम, अब दूरी हमने कहां से ली है? मिड पॉइंट से ली है, मिड से ली है। कहां से ली है? मिड से। अब मिड से मैक्सिमम कितनी दूरी पे जाएगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कोई भी चीज जो मैक्सिमम होती है उसको एम्पलीट्यूड का टर्म बोला जाता है। एम्पलीट्यूड माने मैक्सिमम, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब यहां पे मैक्सिमम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो एम्पलीट्यूड कहने का मतलब है कि हमको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जब भी आपसे एम्पलीट्यूड की कोई बात करे तो एम्पलीट्यूड माने किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू। जैसे आपके घर में करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 5 एम्पियर, तो आप बोलेंगे करंट एम्पलीट्यूड इज 5 एम्पियर, ठीक। वोल्टेज कितनी आ रही है? अगर आपके घर में AC वोल्ट 311 आ रही है तो आप बोलेंगे कि वोल्टेज एम्पलीट्यूड इज 311 वोल्ट। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपकी। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है? बहुत आसान है, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालिए, ठीक है। चलिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देख लेते हैं, फिगर फिर से बना लेते हैं। ये आपका स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग में मास m हो गया और ये स्प्रिंग यहां पड़ा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, देखिए अभी नॉर्मल स्टेट में +q चार्ज, स्प्रिंग कांस्टेंट k, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई ये खिंच गया, खिंच के इसकी लेंथ बढ़ गई, ठीक है। यहां से अगर लेंथ मेजर करें तो लेंथ कितनी ले लें? x मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो x इक्वल्स टू a। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को कितना ले लें? a के बराबर ले लें। ये कब खींचा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से ये मैक्सिमम इतनी दूरी तक चला गया और इस पर फोर्स कौन सी लगी? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, हमने बताया था +q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही तो फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज पे। अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो जाहिर सी बात है Fe जो है इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इसके बियॉन्ड तो नहीं खींच रहा, तो इस पॉइंट पे Fe फोर्स में जो है
वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगी, स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगी, दैट इज Fe फोर्स, माने इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स। इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, हुआ कि नहीं इस पॉइंट पे, क्योंकि इसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहे। तो ये फोर्स स्प्रिंग फोर्स, ये फोर्स और स्प्रिंग फोर्स पीछे की ओर लग रही है, बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तो वहां से कैलकुलेट कर लीजिए। Fe फोर्स आपको मालूम है कितनी होगी, बोलिए, Q इंटू ई होगी कि नहीं, बिल्कुल Q इंटू ई। स्प्रिंग फोर्स कैसे दी जाती है, स्प्रिंग फोर्स दी जाती है अगर वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं माइनस के एक्स, डिस्प्लेसमेंट के हमेशा ऑपोजिट होती है स्प्रिंग फोर्स, माइनस साइन वही बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है कौन सी, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड खाली ले लें तो यहां से माइनस साइन हट जाएगा, उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए। Fe की जगह पे क्या पुट करेंगे, QE, खाली मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और स्प्रिंग फोर्स की जगह क्या रखेंगे, x क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, वो कितना ले रहे हैं, A, तो यहां पे कितना ले लीजिए, A, ठीक, तो ये आ गया A। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी आ गई A इज इक्वल्स टू QE बाई K। K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। चलिए आगे अगला न्यूमेरिकल देखते हैं और इसी वे में कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग नए न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। एक नया न्यूमेरिकल है और ये जो न्यूमेरिकल है ये बेस्ड है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पर, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज अभी हमने समझाया था, जब चार्जेस के बीच की सेपरेशन नेकेड आई से बताई जा सके तो वो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है देख लेते हैं पहले। 3 charges each equal to Q are placed at the 3 corners of side A, ठीक है। Find the electric field at the 4th corner, ठीक है, 4th corner। चलिए क्वेश्चन कुछ ये है कि जैसा स्क्वायर होता है, स्क्वायर के ही टर्म्स में बात करेंगे। एक चार्ज यहां है Q, देख लीजिए, एक चार्ज यहां लेंगे Q और एक चार्ज यहां लेंगे Q। ये 3 कॉर्नर है, ठीक है, ये 3 कॉर्नर है। और अगर इसको हम मिला दें, ठीक है, ये देखिए हमने मिला दिया तो ये साइड बराबर है। और अब हमको ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि आप इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू कैलकुलेट करिए, मैग्नीट्यूड में क्या कैलकुलेट करिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ रहे हैं बात को। इस चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इनके साइड दे रखे हैं, बेसिकली एक स्क्वायर है, स्क्वायर के इस कॉर्नर और इस कॉर्नर पे चार्ज दिया है। इन तीनों चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, नेट फील्ड, ठीक है। तो देखिए इन दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन कितनी है, A, इन दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन A, और सेपरेशन दिख रही है नेकेड आई से। तो ये कैसी प्रॉब्लम हुई, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की प्रॉब्लम हुई। डिस्क्रीट चार्ज माने चार्जेस दूर दूर, ठीक है, और आपको नेट फील्ड निकालनी है P पॉइंट पे। तो अप्लाई क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। फिगर थोड़ा अच्छा बना लें जिससे कि बाद में दिक्कत ना महसूस हो हम लोगों को। स्क्वायर है, साइड्स दे रखे हैं इसके, एक चार्ज यहां पे है Q, एक चार्ज यहां पे है Q और एक चार्ज यहां पे है Q। इस चार्ज के द्वारा इस P पॉइंट पे, इस चार्ज के द्वारा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E1 वेक्टर, इस चार्ज के द्वारा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E2 वेक्टर, ठीक है। और इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E3 वेक्टर। क्लियर। फोर्स में भी ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस कराई थी, सेम वैसे ही प्रॉब्लम है भी। तो इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये और इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये।
ठीक, तीनों की डायरेक्शन हमने निकाल ली। अब इस चार्ज के द्वारा इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लें। कितना है? E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई इनके बीच की सेपरेशन a स्क्वायर। सिमिलरली इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें। E2 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई a स्क्वायर। नोटिस कर रहे हैं इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है। देख लीजिए ये मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये बात समझ में आई? माने ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो इक्वल लेंथ के वेक्टर होगा। ठीक है, अब जरा इस चार्ज के द्वारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। ये लेंथ कितनी होती है स्क्वायर में? √2 है। ठीक है, ये लेंथ √2 है। इस चार्ज के द्वारा इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? E3 वेक्टर इज इक्वल्स E3 मॉड के अंदर वेक्टर अपॉन Q बाई ये दूरी हो गई √2 a स्क्वायर। अब √2 हटा दें, a स्क्वायर भी हटा दें, तो क्या लिख सकते हैं? 2a स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ये हमारा इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये मैग्नीट्यूड कम होगा, कम होगा बिल्कुल। जब मैग्नीट्यूड कम होगा तो ये छोटा वेक्टर दिखाया गया है। देख लीजिए लेंथ क्या है इस वेक्टर की? छोटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कम है। चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। अब अगर हम आपसे ये बात बोलें कि इन दोनों वेक्टर का E1 और E2 वेक्टर को देखिए ध्यान से। E1 E2 वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालें तो इसकी टिप से इसके पैरेलल एक लाइन, इसकी टिप से इसके पैरेलल एक लाइन खींच ली हमने, खींच ली कि नहीं? देखिए इसकी टिप से इसके पैरेलल एक लाइन खींच ली, इसकी टिप से ये लाइन खींची जो कि पैरेलल है इसके, इसकी टिप से ये लाइन खींची जो कि पैरेलल है इसके। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इसी लाइन के अलोंग तो मिल रहा है, E3 के अलोंग ही तो मिल रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट ER मिल रहा है कि नहीं? तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में और E3 वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। क्लियर बात समझ में आई? तो ये कौन सी लाइन हो गई? रिजल्टेंट लाइन। इसको क्या बोल देंगे? रिजल्टेंट लाइन बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल, ये रिजल्टेंट लाइन। तो अब नेट फील्ड निकालनी है, नेट फील्ड निकालनी है। देखिए सर, नेट फील्ड भी तो इसी के अलोंग होगी, नेट फील्ड भी तो इसी के अलोंग होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा, वो भी इसी लाइन के अलोंग है और E3 भी इसी लाइन के अलोंग है। ठीक है, तो नेट फील्ड कैसे मिलेगी? नेट फील्ड दैट इज E नेट, E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किस लाइन के अलोंग? E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस लाइन के अलोंग, रिजल्टेंट लाइन के अलोंग, प्लस E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस लाइन के अलोंग। ठीक है, प्लस E3 वेक्टर इसी लाइन के अलोंग है, E3 वेक्टर इसी लाइन के अलोंग है। ठीक है, तो अब देखिए आपको ये बहुत अच्छे से मालूम, ये एक स्क्वायर है, ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री। आपको मालूम है? ठीक है, ये मालूम है कि नहीं? अब ये बताइए E1 वेक्टर जो है, E1 वेक्टर जो यहां दिया है, E1 वेक्टर का रिजल्टेंट लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, इस रिजल्टेंट लाइन के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड होगा? E1 cos 45 डिग्री होगा। कंपोनेंट गिरेगा, इस वेक्टर का कंपोनेंट रिजल्टेंट लाइन के अलोंग, रिजल्टेंट लाइन के अलोंग कितना होगा? E1 cos 45। या ऐसा कह लीजिए कि E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट लाइन के अलोंग कितना होगा? E1 cos 45। सिमिलरली E2 वेक्टर का कंपोनेंट रिजल्टेंट लाइन के अलोंग कितना होगा? E2 प्लस E2 cos 45 डिग्री। देखिए इधर E2 cos 45 डिग्री।
क्लियर बात समझ में आ रही? मतलब E2 ने भी अपना कंपोनेंट रिजल्टेंट लाइन के लॉन्ग कितना गिराया, E2 cos 45, क्योंकि एंगल भी 45 है। ठीक, अब एक चीज समझने वाली ये है कि ऐसा भी कह सकते हैं E2 का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट लाइन के लॉन्ग कितना है, इतना। या तो मैग्नीट्यूड बोल लो रिजल्टेंट लाइन के लॉन्ग, या तो बोल दो कि E2 का कंपोनेंट इसके लॉन्ग कितना है, E2 cos 45। चलिए E1 का मैग्नीट्यूड कितना है रिजल्टेंट लाइन के लॉन्ग, E1 cos 45 डिग्री। E2 का कितना है, E2 cos 45 डिग्री, ये मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट लाइन के, और E3 खुद ब खुद रिजल्टेंट लाइन के लॉन्ग है। ठीक है, तो नेट फील्ड आपको मिल गई, नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया, दैट इज नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by A स्क्वायर 1/√2 cos 45। E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by A स्क्वायर इंटू 1/√2। क्लियर, प्लस E3 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by 2A स्क्वायर। ये कॉमन निकाल लीजिए, देखिए सब में कॉमन आ रहा है, देखिए सब में ये A स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, A स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन निकालेंगे, इसमें से कितना आएगा, कॉमन निकालने पे Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर कॉमन निकला। यहाँ क्या बचा, 1/√2, यहाँ क्या बचा 1/√2, और यहाँ क्या बचा 1/2 बचा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आएगा Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2/√2 प्लस 1/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू कितनी आ गई, √2 प्लस 1/2। यही आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट नेट फील्ड। ठीक है, नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब मतलब की पॉइंट पे नेट फील्ड किस डायरेक्शन की होगी, इस डायरेक्शन की होगी। समझ रहे हैं बात को, मतलब नेट फील्ड इस डायरेक्शन की होगी और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। ठीक है, इसके द्वारा और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया है। देखिए इसको बोलते हैं वेक्टर सम करना। ठीक है, सिंपल सम नहीं कर रहे हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स में तोड़ के वेक्टर सम किया है। तो इसीलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वेक्टर सम में निकालेंगे उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए बच्चों, एक नया न्यूमेरिकल है और ये सीबीएसई में आया हुआ न्यूमेरिकल है, ऑल इंडिया सीबीएसई में। यही सेम न्यूमेरिकल ईयर 2012 में पूछा गया है सीबीएसई में। तो चलिए एक बार इस न्यूमेरिकल पे देख लेते हैं जोड़ लगा के कि कैसे सॉल्व होगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 2 पार्टिकल A and B having charges +2 into 10 to the power -6 coulomb and -4 into 10 to the power -6 coulomb respectively are held fixed at a separation of 20 centimeter. Locate the point on the line AB where the electric field is 0. कुल मिला के क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा। एक चार्ज पॉजिटिव है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, एक चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब इसी AB लाइन के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू कितनी, 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस पॉइंट पे 0 होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। अगर आपकी मर्जी है, आपने बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे भी 0 हो सकती है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लें, चलिए ये पॉइंट ले लें। इस पॉइंट पे अगर आप बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है क्या, चेक कर लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वहां पे एक टेस्ट चार्ज अपने दिमाग में पहले से ही रख लीजिए, वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा। तो ये टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। नेट फील्ड 0 मिल ही नहीं सकती, इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहां चेक कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती।
इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, देख लीजिए मिल रही है। बोलिए, सॉरी, इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q0 पॉजिटिव आपने सोचा, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन। और नेगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द Q0 चार्ज, क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये चार्ज पहले से ही छोटा है और ये डिस्टेंस आपने और बढ़ा दिया। देखिए चार्ज छोटा है, डिस्टेंस बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और घट गई। अब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा और डिस्टेंस कम है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से डिस्टेंस कम लें और यहां से डिस्टेंस भी बढ़ा दें और मैग्नीट्यूड भी कम लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे आपको क्या मिले, इक्विलिब्रियम मिले। तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिल सकता है? सिर्फ एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट कोई P मान ले, ठीक है, ये कोई पॉइंट मान ले P। अब इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E1 वेक्टर, इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E2 वेक्टर। हाँ, इस पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम मिल सकता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटानी पड़ेगी। तो डिस्टेंस बढ़ा दें, इनवर्स रिलेशन, डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो यहां से दूरी ज्यादा ले ली तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई इसके द्वारा। अब यहां से इसका मैग्नीट्यूड कम है तो यहां से दूरी कम लेंगे ताकि ये क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम या बैलेंस मेंटेन हो पाए। तो दूरी कम ली, ठीक है, इतनी दूरी उचित ली, उतनी उचित दूरी ली कि इसके द्वारा यहां से यहां तक की दूरी के लिए इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, बैलेंस आ गया, बैलेंस पॉइंट। तो इस चार्ज से दूरी ज्यादा लेने पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी और इस चार्ज से दूरी कम लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लिमिटेड अमाउंट की घटेगी, उतनी घटेगी कि इक्विलिब्रियम यहीं पे मिलेगा। तो नेट फील्ड यहाँ पे क्या मिल जाएगी, जीरो मिलेगी। नेट फील्ड जीरो मिलने का मतलब E1 वेक्टर E2 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। चलिए E1 E2 वेक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दोनों चार्ज का, दोनों के बीच की सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है, यहां से ए पे जो चार्ज रखा है, ठीक है, वहां से इसकी डिस्टेंस कितनी मान ले, x। इक्विलिब्रियम पॉइंट की डिस्टेंस कितनी मान ले, ए से x। ए पे कौन सा चार्ज है, +2 × 10⁻⁻6 कूलम। ये डिस्टेंस x मान लिया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आसान हो गया। E1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए, कितना आएगा, 1/4πε0, ठीक है। E1 का मैग्नीट्यूड माने इस वाले चार्ज के द्वारा 2 × 10⁻⁻6 अपॉन x का स्क्वायर। E2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें, 1/4πε0 कितना होगा, 4, माइनस साइन निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस साइन नहीं लेंगे। 10⁻⁻6 × 20 प्लस x का स्क्वायर। ये डिस्टेंस ये 20, ये डिस्टेंस 20 प्लस x, ठीक है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम पे दोनों का क्या होगा, बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो यह आ गया 1/4πε0 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4πε0 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 20 प्लस x का होल स्क्वायर। ये कट गया, 10⁻6 कट गया, बचा क्या, चलिए देख लेते हैं। बचा हुआ टर्म क्या है, बचे हुए टर्म में क्या है, 2/x² इज इक्वल्स टू 4/20 प्लस x का स्क्वायर। क्लियर। अब x उधर भेज दें, ये आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू x/20 प्लस x का होल स्क्वायर। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं,
इसको मिटा दें, आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आएगा 1/√2, यहां से स्क्वायर हटा दें, रूट इधर आ गया, दैट इज x/20 प्लस x, रूट उधर मल्टीप्लाई कर दें, √2x इक्वल्स टू 20 प्लस x। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, अब x उधर जाएगा तो √2x माइनस x इज इक्वल्स टू 20, x कॉमन निकाल लें, बचा √2 माइनस 1 20, √2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20, x बाहर, x इक्वल्स टू 0.414 20, x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 0.414। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपको रिजल्ट कुछ मिलेगा 48.3 सेंटीमीटर आंसर होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 48.3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अब जो भी न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कराएंगे वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका अगले लेक्चर में आप लोगों को हम समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।